नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की जो पुस्तक है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसके लिए आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति। और कल की क्लास में हमने इससे पहले का जो पार्ट है वो पढ़ा था, हमने जनपद पढ़े थे, फिर महाकाव्य काल और जो बौद्ध काल है, बौद्ध काल तक हम इसके बारे में कुछ जो सामान्य जानकारी थी वो पढ़ चुके थे। और राजपूतों की उत्पत्ति से हमें वो आज इस क्लास में पढ़ना है। तो देखो, राजपूतों की उत्पत्ति के जो वैसे तो क्या है, कोई निश्चित अभी तक है वो ज्ञात ऐसा कोई जो है स्पष्ट जो किसी का मत है वो नहीं है, लेकिन सबका जो मिला जुला मत है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो एग्जाम में प्रश्न सही करना है। और हम इसमें पढ़ लेते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित किन किन विद्वानों ने कौन कौन से मत दिए थे, और हमारे जो परीक्षा या एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से मत है वो इम्पोर्टेंट है और क्या पूछा जाएगा, ये सारी बातें हमें वो इसके अंतर्गत है वो कर लेते हैं। तो देखो, इसके अंतर्गत राजपूतों की उत्पत्ति, हर्षवर्धन की मृत्यु सन जो है 647 ईस्वी में। जो हर्षवर्धन है उनकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। उनकी मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता है जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी वो समाप्त होने लगी। यानी जो भारत की राजनीतिक एकता है वो गुप्त काल के अंदर है, वो भारत की जो राजनीतिक एकता है वो स्थापित हुई थी और वो कुछ समय तक चली थी। फिर जब हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, यानी हर्षवर्धन के काल तक है वो जो राजनीतिक एकता है वो बनी हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ भाई, धीरे धीरे जो राजनीतिक एकता है वो क्या हो गई भाई, समाप्त हो गई। और उत्तर भारत है, उत्तर भारत में क्या हो गए, अनेक छोटे छोटे राज्य हैं उनकी है वो स्थापना हो गई। ठीक है, यानी हर्षवर्धन तक तो जो है वो गुप्त काल के अंदर जो भारत है वो एक था, और जो उसके बाद में क्या हो गया भाई, छोटे छोटे राज्यों में है वो स्थापना हो गई। और ये राज्य क्या हो गए, फिर आपस में क्या हो गए, संघर्ष करने लगे, एक दूसरे को हराने और एक दूसरे पर राज करने के लिए, शासन करने के लिए एक दूसरे के लिए संघर्ष करने लग गए। और इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश है वो कहलाई। यानी अनेक छोटे छोटे राज्य बन गए, फिर आपस में उनमें जो है वो संघर्ष हुआ, और उन संघर्ष के बाद में जो नए राजवंश जो बने, नए राज्य जो बने वो राजपूत है वो राजवंश कहलाई। ठीक है, यहाँ से है वो प्रश्न आने की संभावना अभी तो नहीं है। उसके बाद में देखो, नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। यानी मध्यकाल हम पढ़ रहे हैं भी सन जो 1200-1100 के बाद की जो स्थिति है, जो सन 1200 ईस्वी से हम जो आगे की जो घटना पढ़ते हैं वो कौन सी घटना है भाई, वो मध्यकालीन घटना हम उसको बोलते हैं। यानी ये कहते हैं कि जो पूर्व मध्यकालीन, यानी जो है वो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, यहाँ से लेकर के और जो 1200 ईस्वी तक है, मध्यकाल से पहले की जो है वो काल, उसको पूर्व मध्यकाल है वो कहा गया। और उस काल के अंतर्गत क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य बन गए, उनमें संघर्ष हुआ, संघर्ष के कारण नए राजवंश उभरे और वो राजपूत राजवंश कहलाए। तो जो भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास है उसके अंदर क्या है भाई, राजपूत राजवंशों का है वो इतिहास है। इस कारण जो 6वीं शताब्दी से लेकर के जो 12वीं शताब्दी है, इसके जो मध्य का काल है उस काल को है वो राजपूत काल है वो कहा गया है। यानी जो राजपूत काल है वो कहा जाता है पूर्व मध्यकालीन इतिहास। और ये कहाँ से माना जाता है भाई, ये 7वीं शताब्दी से, यानी जो 647 ईस्वी के बाद में, तो ये कौन सी शताब्दी हो गई, ये 7वीं शताब्दी। और 7वीं में भी मध्य 7वीं शताब्दी हो गई। ठीक है, मध्य 7वीं शताब्दी से लेकर के जो सन 12वीं शताब्दी तक, ठीक है, 12वीं शताब्दी तक का जो काल है वो पूर्व मध्य काल है और वो राजपूत काल है वो कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजपूत काल कौन सा होता है, तो मध्य 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का काल है वो राजपूत काल है। उसके बाद में देखो, प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत, यानी वे कौन, राजपूत, हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के समाप्ति तक का समय राजपूत युग है वो कहा जाने लगा। यानी आपने जो पढ़ा होगा कि जो राजपूत युग है
वो कहाँ से, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में है वो राजपूत जो है वो राजवंश, नए राजवंश बने और उससे संघर्ष के दौरान है वो राजपूत राजवंश है वो बने और उभरे। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुए और यही जो है स्मिथ ने कहा है, इतनी से जो है स्मिथ एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर और मुसलमानों के आधिपत्य स्थापित होने तक, यानी कहाँ तक, 12वीं शताब्दी के अंत तक, 12वीं यानी हमने देखा कि जो 1192 है, 1192 के अंदर जो तराइन का युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज तृतीय के दौरान जो तराइन का युद्ध हुआ था, और उसके बाद में है वो मुसलमान, जैसे चौहान थे वो भी एक राजपूत थे, तो उनके बाद में क्या है कि जो है इनका जो है वो अंत हो गया और मुसलमानों का है वो आधिपत्य की शुरुआत हुई थी, सल्तनत काल आई थी और उसके बाद में मुगल काल आई थी। तो मुसलमानों का आधिपत्य तक का जो काल है वो जो है वो राजपूत काल था और उस समय इतने प्रभावशाली थे राजपूत, इसके कारण ही उसको है वो राजपूत युग कहा गया था। और ये किसने कहा है, ये जो है वो स्मिथ ने कहा है। ठीक है, तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है, स्मिथ का कथन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये राजपूत युग के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर देखो राजपूत कौन थे, ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत है वो प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से सर्वमान्य हो। यह भी हमने बात की थी कि आज तक ऐसा कोई भी जो है, किसी भी विद्वान का ऐसा कोई मत नहीं है जो सर्वमान्य हो, यानी सभी ने अपने अपने मत दिए थे और फिर दूसरे इतिहासकारों ने उनके मतों का है वो खंडन किया था। सर्वमान्य मत है अभी तक किसी का है वो नहीं है। उसके बाद में देखो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा यानी जीएच ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। यानी ये किसने लिखा है भाई, ये लिखा है जीएच ओझा ने। और जीएच ओझा ने क्या लिखा था, इन्होंने कहा था कि जो राजपूत शब्द है उसका क्या है भाई प्रयोग नया नहीं है और ये प्राचीन काल के ग्रंथों में भी इसका है वो मिलता है। ठीक है, तो जो स्मिथ ने वो बात की थी और जीएच ओझा क्या कहते हैं कि जो है वो राजपूत शब्द है वो नया नहीं है। ठीक है, प्राचीन काल के ग्रंथों में मिलता है। कौन से ग्रंथ, तो एक तो है वो चाणक्य का अर्थशास्त्र, दूसरा कालिदास के नाटकों में मिलता है भाई। ठीक है, कालिदास है वो भारत के जो है वो शेक्सपियर कहलाते हैं और एक बहुत ही बड़े जो है वो रचनाकार हुए थे। इनके 3 है नाटक है, तीनों है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है भाई कालिदास के। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो उस समय आपको है वो कालिदास के सभी जो है वो याद करने हैं। यानी कालिदास के कितने नाटक है भाई, कालिदास के है 3 नाटक है, आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। 2 कालिदास के महाकाव्य हैं, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, और 2 कालिदास के लघु काव्य हैं। ठीक है, 2 लघु काव्य हैं। तो कालिदास के टोटल कितने हैं भाई, 7 रचना है कालिदास की और 7 की 7 इंडियन हिस्ट्री के अंदर और हमारे जो एग्जाम के अंदर है वो पूछी जाती है। यानी किसी भी एग्जाम के अंदर है ये 7 रचना वो पूछी जाती है। और जैसे 3 नाटक कौन कौन से थे तो उसके अंदर आपको याद रखना है, एक तो विक्रमोर्वशीय एक तो है वो है, और उसके अंदर जो महत्वपूर्ण है वो है मेघदूतम, जो है एक है ऋतुसंहार, एक मालविका अग्निमित्र है जो नाटक है। ठीक है, ये ऐसे कुछ है वो 7 जो कालिदास के हैं वो आपको याद रखने हैं। 7 जो रचना है कालिदास की वो आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जा सकती है। उसके बाद में देखो जो सर्वमान्य जो मत है वो भाई कोई नहीं है, ये तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जीएच ओझा ने जो है वो कहा कि भाई नया शब्द नहीं है, इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और प्राचीन ग्रंथ कौन से थे भाई, तो एक तो कालिदास का नाटक था, एक है वो चाणक्य का अर्थशास्त्र था, बाण भट्ट के हर्षचरित और कादम्बरी। बाण भट्ट के 2 है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं। एक तो जो है वो हर्षचरित्र और एक है कादम्बरी, दोनों ही बाण भट्ट के हैं, ये पूछ जाता है। इस शब्द का प्रयोग है वो किया गया, यानी किस शब्द का प्रयोग किया गया, जीएच ओझा बताते हैं कि राजपूत शब्द का प्रयोग है वो प्राचीन समय में
अर्थशास्त्र कालिदास और बाणभट्ट ने इन पुस्तकों के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए ये नया शब्द है वो नहीं है, जीएच ओझा ने कहा था। इन्होंने यह भी कहा था कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, उन्होंने राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा। ये किसने कहा था? ये भी जीएच ओझा ने कहा था कि इनके अलावा ह्वेनसांग ने भी क्या, जो हर्षवर्धन के समय आया था, उन्होंने भी राजाओं को क्षत्रिय और राजपूत कहा था। डॉक्टर जीएच ओझा द्वारा यह सुझाया गया यह सुझाव है वो सर्वमान्य नहीं है। ठीक है, ये सुझाव जो जीएच ओझा ने सुझाया था, कहाँ तक? यहाँ तक सुझाया था। ठीक है, यानी इन्होंने कहा था कि जो राजपूत शब्द है वो नया नहीं है और इसका उल्लेख है वो पहले भी मिलता था। फिर इन्होंने ये कहा था कि जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है, कालिदास के नाटक है और जो है बाणभट्ट की जो हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक है, इनके अंदर उन्होंने कहा कि राजपूत शब्द का है वो प्रयोग मिलता है। इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि ह्वेनसांग एक जो चीनी यात्री था, जो हर्षवर्धन के समय जो है वो कहाँ पर आया था भाई? यहाँ पर हर्षवर्धन के समय आया था और उन्होंने जो अपनी जो पुस्तक है, उन्होंने अपने पुस्तक में राजपूत शब्द का जो है वो प्रयोग कहीं क्षत्रिय राजाओं को कहा था और कहीं राजाओं को राजपूत कहा था, इसके रूप में किया था। तो ये तो जीएच ओझा ने कहा था, लेकिन ओझा का ये मत भी क्या है? सर्वमान्य मत नहीं है, क्योंकि राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के रूप अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व कहीं पर भी है वो प्राप्त नहीं हुआ है। यानी उससे पहले जो राजपूत शब्द का प्रयोग हुआ था वो राजा के पुत्र के रूप में होता था। राजपूत शब्द का एक जाति के रूप में प्रयोग मुसलमानों के आगमन के पश्चात ही हुआ है, पूर्व नहीं हुआ था। ठीक है, यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत और अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। यानी यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाने लायक था, ये तो उन किताबों के बारे में या फिर जीएच ओझा का और स्मिथ का, इनके जो है वो स्टेटमेंट यहाँ से पूछे जाने लायक था। अब जो हम पढ़ेंगे, मत पढ़ेंगे, ठीक है, अवैदिक आर्यों की संतान है, विदेशियों की संतान है, ब्राह्मणों की संतान है, ये जो मत पढ़ेंगे वो हमारे लिए क्या है? सभी सभी है वो महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा है वो प्रश्न बनने की संभावनाएं अधिक है। यहाँ देखो, वैदिक आर्यों की संतान। अब देखो, जीएच ओझा ने कहा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा तथा सीवी वैद्य, इन दोनों ने क्या कहा? जीएच ओझा और सीवी वैद्य ने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। अब देखो, पहले जीएच ओझा ने क्या कहा था कि जो राजपूत शब्द है वो नया नहीं है, पुराना शब्द है, क्योंकि 600 ईस्वी के आसपास में कालिदास के नाटक और उनमें है वो प्रयोग हुआ है। ये बात जीएच ओझा ने कही थी। फिर जीएच ओझा ने ये बात कही थी तो उन्होंने ये कहा था कि राजपूत है वो क्या है? वैदिक आर्यों की संतान है। और उनके साथ में कौन थे भाई? सीवी वैद्य थे। इन्होंने भी कहा था कि राजपूत है वो वैदिक आर्यों की संतान है। ठीक है, तो इन्होंने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। ये उनके कथा अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व व अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी है वो उनका विश्वास रहा है। उनका सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्य की संतान है। यानी मुख्य बात यही है कि जो है राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान है वो किसने कहा? तो एक जीएच ओझा और सीवी वैद्य, इन दोनों ने कहा है। प्रश्न उल्टा भी आ सकता है कि राजपूतों को जो जीएच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने जो है वो क्या बताया? तो वो वैदिक आर्यों की संतान बताया था। दोनों एक ही चीज है, कैसे भी है वो प्रश्न पूछे, हमारा है वो सही होना चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद में अगला मत देखो, अग्निकुंड से उत्पन्न मत है। ये थोड़ा है वो, इसकी जो है मान्यता उससे थोड़ी अधिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे हैं। देखो, चंद्रवर्दई अजमेर के शासक पृथ्वीराज जो तृतीय था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, उसके दरबारी कवि थे चंद्रवर्दई। और उनकी जो एक प्रसिद्ध किताब है वो लिखी हुई थी, प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है, एग्जाम के अंदर हजारों बार पूछा हुआ है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसका ग्रंथ है भाई? तो वो है चंद्रवर्दई का ग्रंथ। ठीक है, तो ये इसका है एक दरबारी विद्वान था, उनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में
राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है भाई। उन्होंने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम और अगस्त्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। कौन कौन थे भाई? तो एक तो विश्वामित्र थे, एक गौतम और एक अगस्त्य ऋषि थे जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे। और इन अनुष्ठानों को राक्षस, देखो, इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु, तो यहां से आता है कि जो है यज्ञ किसने किया था, आपको नाम याद रखना है, वशिष्ठ मुनि। ठीक है, वशिष्ठ जो मुनि है उन्होंने क्या किया भाई, यज्ञ किया था। तो वशिष्ठ मुनि ने आबू जो है पर्वत है, आबू पर्वत पर क्या किया था भाई, इन्होंने जो है वो यज्ञ किया था। और उस यज्ञ से इन्होंने 3 योद्धा है वो पहले उत्पन्न किए थे। ठीक है, कौन कौन से 3 योद्धा? वो थे, एक तो परमार थे, एक चालुक्य थे और एक प्रतिहार थे। यानी इन्होंने क्या कहा, क्या कि जो वशिष्ठ मुनि है उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यज्ञ से 3 योद्धा है वो उत्पन्न किए। और वो योद्धा उत्पन्न क्यों किए? क्योंकि जो राक्षस है वो क्या करते थे, जो है उनके यज्ञ के अंदर है वो खलल डालते थे, उनको अपवित्र करते थे। तो उन राक्षसों से लड़ने के लिए और यज्ञ करते हुए उनकी रक्षा करने के लिए जो है उन्होंने 3 जो है योद्धा है वो उत्पन्न किए। कौन से? एक परमार, एक चालुक्य और एक प्रतिहार। ठीक है, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। जब इन तीनों से, जब ये तीनों रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, यानी जब इन तीनों से जो है वो ये जो राक्षस है वो नहीं हारे, तब इन्होंने क्या किया, वशिष्ठ ने चौथा योद्धा है उत्पन्न किया। और प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर एवं हथियारों से यह सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया था। यानी 4 योद्धा कौन से थे? परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौथा था चौहान। और चौहान सबसे अंत में है उत्पन्न किया था और चौहान सबसे शक्तिशाली और ताकतवर था भाई। ठीक है, तो चंद्रबरदई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ से है वो की गई थी। ठीक है, तो चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड है का उत्पत्ति का सिद्धांत बताया था। मुनि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। चारों का जो है वो क्रम था प्रतिहार, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और फिर चौहान। ये है लाइन, आपको याद रखना है और ऐसे ही क्रम वाइज ही आपको ये याद रखना है। अब देखो, यद्यपि आज के युग में, यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार है वो नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। और विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के अंदर जो क्षत्रिय बौद्ध बन गए या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां, यानी विदेशी जो आक्रमणकारी शक्तियां हैं वो यहाँ पर आई थी और उनको क्या किया, उनको है वो एक यज्ञ के माध्यम से पवित्र किया गया था। उनको एक यज्ञ के माध्यम से क्या किया गया था भाई, पवित्र किया गया था। ठीक है, शुद्धि किया गया था, क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया गया था। और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति है। यानी शक, हूण और युच्ची ये कौन थे भाई, ये विदेशी शक्तियां थी। यानी ये जो कथा है, ये कथा, इसका कहने का मतलब है कि वर्तमान के अंदर इस कथा का है वो वैज्ञानिक प्रमाण या वैज्ञानिक रूप से ये सत्य नहीं प्रतीत होती है, लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि संभवतः उस समय ऐसा हुआ था कि उस समय जो लोग बाहर से आए थे, या तो आदिवासी थे जो भील, मीणा और वगैरह ये थे, या फिर जो विदेशी शक्तियां आई थी उनमें मुख्यतः शक, हूण और युच्ची थे। ये विदेशी शक्तियां उस समय यहाँ आई थी, तो उस समय उनको यज्ञ के माध्यम से जो है शुद्धि करके, पवित्र करके है, जो इन्होंने यज्ञ के माध्यम से पवित्र करके क्षत्रिय वर्ग में इन्होंने शामिल किया था। इसके कारण है उनको ये बताया गया कि यज्ञ से निकाल के उनको है वो राजपूत बनाया गया, जबकि यह भी हो सकता है कि जो है यज्ञ से इनको पवित्र किया गया था और ये विदेशी शक्तियां थी। तो ये जो है वो इससे संबंधित चंद्रबरदई की घटना है वो मानी जाती है भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। 2 सिद्धांत हो गए हमारे, एक तो वैदिक आर्यों की संतान सीवी वैद्य और जीएच ओझा। उसके बाद में जो हमारा था वो था अग्निकुंड का सिद्धांत।
ठीक है। तीसरा है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब देखो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर डी आर भंडारकर। सर्वप्रथम डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। देखो कौन से राजपूतों की भाई? गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है। गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति और किसने बताई थी? डॉक्टर डी आर भंडारकर ने, ठीक है। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से है बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने का साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। यानी डॉक्टर भंडारकर है वो जो है जिन्होंने सबसे पहले राजपूतों को है वो ब्राह्मण वंशीय बताया था, और उन्होंने ब्राह्मण वंशीय बताने के लिए उन्होंने जो बिजोलिया का शिलालेख है उसका उल्लेख किया था, क्योंकि बिजोलिया के शिलालेख के अंदर लिखा हुआ है, बिजोलिया के शिलालेख में यह चीज लिखी हुई है कि वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। यानी यह प्रश्न है वो 1000 बार आया हुआ प्रश्न है कि जो है ब्राह्मणों को, राजपूतों को जो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस जो है अभिलेख या शिलालेख में बताया गया है। तो ये जो प्रश्न आता है बिजोलिया शिलालेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से है वो बहुत बार प्रश्न आता है। बिजोलिया शिलालेख में ही राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो बताया गया है, ठीक है। और उसको अगर डिटेल में पूछा जाता है तो ये जो है वासुदेव चौहान का उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो बताया है। और इसी के आधार पर डॉक्टर डी आर भंडारकर ने है कहा है कि जो गुइल राजपूत है वो क्या है? ब्राह्मणों की उत्पत्ति है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार, किसके अनुसार? डी आर भंडारकर के अनुसार राजशेखर जो ब्राह्मण था उसका विवाह अवंती सुंदरी के साथ में हुआ था, और चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का ये अकाट्य प्रमाण है। उन्होंने ये कहा था कि जो अवंती सुंदरी है उसका विवाह राजशेखर ब्राह्मण से हुआ था, और जिससे जो है वो चौहान उत्पन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि चौहानों का जो उत्पन्न है वो ब्राह्मण वंश से हुआ है। फिर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, मैंने आपको कहा था कि राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार या भारत के बहुत बड़े इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण से ब्राह्मण गुहदत्त का वंशज बताया। यानी ब्राह्मणों से उत्पत्ति के अंदर हमें दो नाम मिल गए हैं, एक तो डी आर भंडारकर और दूसरा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ठीक है। तो दो नाम यहाँ आपको याद रखने हैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है। और ये जो है वो प्रश्न है वो आया हुआ प्रश्न है भाई, ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो आपको रखना है डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर ने क्या कहा था भाई? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर, बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हुए उन्होंने है वो गुहिल राजपूतों को नागर ब्राह्मणों है वो उससे संज्ञा दी थी, ठीक है। कौन से ब्राह्मण? नागर ब्राह्मण। तो एक तो डी आर भंडारकर हो गए, और इनके साथ में दूसरा गोपीनाथ शर्मा हो गया भाई, ठीक है। दूसरा कौन हो गए? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ठीक है। तो दो नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डी आर भंडारकर। दो नाम उसमें थे अपने जीएच ओझा और सीवी वैद्य आवेदिक आर्यों के अंदर, और ब्राह्मणों की उत्पत्ति से दो नाम आपको याद रखना है, एक तो डी आर भंडारकर याद रखोगे, एक गोपीनाथ शर्मा रखोगे। डी आर भंडारकर ने तो वो बताया कि भाई बिजोलिया शिलालेख के आधार पर बताया कि बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, और इसके अलावा जो है राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी से हुआ है जिनसे उत्पन्न संतानें चौहान थी, और जो है वो ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति का है वो अकाट्य प्रमाण है। फिर गोपीनाथ शर्मा है, उन्होंने मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के जो ब्राह्मण है गुहदत्त उसका है वो वंशज बताया था। गोपीनाथ शर्मा ने किसका है वंशज बताया था? तो मेवाड़ के जो गुहिलों को, जो उन्होंने नागर जाति के ब्राह्मण है गुहदत्त उसका है वो वंशज बताया था गोपीनाथ शर्मा ने, ठीक है। उसके बाद में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका लिखी थी। यहां से भी प्रश्न आता है कि जो कुंभा ने किस पर टीका लिखी थी, या जयदेव की गीत गोविंद पर टीका किसने लिखी थी? तो महाराणा कुंभा ने जयदेव की जो गीत गोविंद जो है पुस्तक है उस पर क्या लिखी थी? वह टीका लिखी थी, और उस टीका में कुंभा ने यह स्वीकार किया था कि गुहिलोत है
गुहिलोत है वो क्या है, नागर ब्राह्मण गुहदत्त की संतान है। और ये किसने कहा था कि नागर ब्राह्मण गुहदत्त की जो है वंशज है, ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। और गोपीनाथ शर्मा के जो है उसके स्टेटमेंट को किसने स्वीकार किया था, महाराणा कुंभा ने स्वीकार किया था जयदेव की गीत गोविंद की टीका लिखते समय। ठीक है। हालांकि डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को क्या करते हैं भाई, स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखो डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा के तो जो मत थे वो ब्राह्मणों की उत्पत्ति से थे, लेकिन अब कौन आ गए, अब डॉक्टर दशरथ शर्मा आ गए और उन्होंने कहा, क्या कहा कि भाई ये मत है वो मान्य नहीं है, और उन्होंने इस मत को है वो स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे, जिसके कारण ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कि ये गलत है, जो राजपूत है वो ब्राह्मणों की जो संतान है या वंशज नहीं है। उन्होंने कहा था पहले के समय कई बार जो राजपूत जो राजा होते थे अपने पुरोहित है उनकी जो है वो गोत्र अपना लेते थे, जिस कारण है वो उनको जो है वो ब्राह्मण जो कहा गया था, हालांकि जो ब्राह्मणों की संतान है वो नहीं है। और ये दशरथ शर्मा ने इसको है वो सिरे से खारिज कर दिया था। तो दो हो गए, डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा, और इस मत को खारिज कर दिया था किसने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। उसके बाद में अपना अगला मत है विदेशियों की संतान है। ठीक है, तो राजपूतों को विदेशियों की संतान, अगला मत क्या है, विदेशियों की संतान। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने, अब देखो भाई ये तो थे वो प्राचीन समय में आ गए। उसके बाद में जब कर्नल जेम्स टोड आए थे, उन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था, तो उन्होंने जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे बता दी थी, उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशियों से बता दी थी। और उन्होंने जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। ये लाइन है वो स्पष्ट आती है भाई। ठीक है, ये लाइन स्पष्ट आती है कि राजपूतों को शक एवं सीथियन जाति का वंशज है वो किसने बताया है। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया है। उन्होंने ये लिखा कि राजपूत शक एवं सीथियन जाति के वंशज है। कर्नल जेम्स टोड ने अग्निकुंड के सिद्धांत की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाण किया। अभी हमने पहले पढ़ा था कि संभवतः विदेशी शक्तियां यहाँ आई होगी, और जैसे शक, हूण, जो थिथियन जो हमने पढ़ा था, यूची, जो विदेशी शक्तियां यहाँ पर आई थी और उनको जो है वो यज्ञ के माध्यम से शुद्ध करके पवित्र करके क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया गया था। यही बात है वो जो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि वो विदेशियों की संतान है, और उन्होंने इस कहानी को है वो स्वीकार किया। और उन्होंने ये कहा था कि जो राजपूत है वो विदेशी जाति है, और विदेशी जाति को उन्होंने क्या क्या प्रमाणित करने का प्रयास इस कहानी से जोड़ते हुए किया। और उनका मत था कि विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वह शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। और टोड ने राजपूतों को शक एवं सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक एवं सीथियन हुणों से मिलते हैं। यानी कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, कर्नल जेम्स टोड ने वही बात बताई जो अग्निकुंड की जो हमने पहले बात कर ली थी, कि उन्होंने कहा था कि जो शक और सीथियन, जो शक और सीथियन है वो यहाँ पर आए थे और जो आक्रमणकारी के रूप में आए थे, और उनको है वो जो जीतने के बाद में यहाँ पर है वो बस गए थे, और उनको है वो अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र किया गया था, यानी यज्ञ द्वारा पवित्र किया गया था। और यही बात है वो अग्निकुंड वाली इन्होंने बात ले ली। ठीक है, यज्ञ द्वारा है वो पवित्र किया गया था, और फिर उन्होंने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में इसको है वो शामिल कर लिया था। फिर टोड ने यह कहा था, और उन्होंने जो है इसको सिद्ध करने के लिए तर्क दिए थे कि जो जो रीति रिवाज है, जो वर्तमान में राजपूतों के जो रीति रिवाज है, वो इन्होंने यह कहा था कि जो शक और सीथियन, जो हूण, जो विदेशी थे, उनके रीति रिवाजों से क्या है, सेम टू सेम या मिलते जुलते रीति रिवाज है, समान रीति रिवाज है। और ये बात कही थी किसने, जो है वो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। उन्होंने कहा था जैसे अश्व पूजा है, जैसे अश्वमेघ यज्ञ है, जैसे अस्त्र पूजा है, जैसे अस्त्र शिक्षा है आदि है, ये जो सभी जो है रीति रिवाज है
वो दोनों जातियों में एक ही है, यानी राजपूत, शक, शीतियन और हूण, इनके रीति रिवाज राजपूतों से मिलते जुलते रीति रिवाज है। और ये बात कर्नल जेम्स टोड ने इसको सिद्ध करने के लिए है वो कही है, ठीक है। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार वी ए स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया, यानी विदेशियों के मत के अंदर एक तो वी ए स्मिथ कौन है, विदेशी है। कर्नल जेम्स टोड कौन है, विदेशी है। तो विदेशी आदमियों ने, विदेशी इतिहासकारों ने इनको, राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया। जो कर्नल जेम्स टोड तो शक और शीतियन संतान बताते हैं, जबकि स्मिथ कौन सा बताता है, स्मिथ हूणों की संतान बताता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना। हूणों की संतान राजपूतों को किसने कहा था, स्मिथ ने कहा था। और शक और शीतियन की संतान किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और ये चीजें आपको याद रखनी है। स्मिथ ने यह भी कहा था कि 8वीं वे 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुए हैं और ये हूणों की संतानें हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि हालांकि इस मतों को भी है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी हमने जितने भी मत पढ़े पहले, फिर उनके विरोध में चीजें पढ़ी कि इनको क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता, ठीक है। तो ये अपने जो जितने भी मत पढ़े थे उन सब में ये चीजें शामिल थी, पहले मत थे और फिर ये था कि क्यों नहीं इसको मानते हैं, ठीक है। तो इन मतों को है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनके कई कारण है। क्या कारण है? एक तो कारण यह है कि राजपूतों ने स्वयं को कभी भी विदेशी है वो नहीं बताया, ठीक है। दूसरा कारण यह है कि जो ये कह रहे हैं कि जो रीति रिवाज इनके समान थे, हालांकि जो रीति रिवाज जो शक और जो शीतियन के थे वो उस उनके भारत में आने से पूर्व भी जो है वो भारत में विद्यमान थे, ठीक है। तो ये जो है इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं, यानी राजपूत क्या करते हैं, उन्होंने एक तो स्वयं को कभी विदेशी नहीं माना, और दूसरा राजपूत जो स्वयं को सूर्य और चंद्र से जो है वो बताते हैं। उनकी उत्पत्ति, हमारी जो उत्पत्ति है वो सूर्य और चंद्र से हुई है, वो राजपूत बताते हैं। फिर राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या शीतियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी क्या है, अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। यानी ये कहते हैं कि वो जब भारत में आए थे उससे पूर्व में भी ये रीति रिवाज है वो प्रचलित थे। आपने पढ़ा कि वैदिक काल में वो प्रचलित था, तो ये तो जो बाद में आए थे उससे पहले ये है वो जो रीति रिवाज है वो यहाँ पर प्रचलित था। यानी सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित थी। अश्वमेघ यज्ञ आपने पढ़ा कि वैदिक काल महाकाव्य उस समय भी है वो प्रचलित था। यानी महाकाव्यों के साक्ष्य से ये प्रमाणित होता है कि जो रीति रिवाज जो शक और शीतियन के थे, जो टोड ने और स्मिथ ने बताए थे, वो पहले से यहाँ पर प्रचलित थे, इसलिए ये मत है वो जो है स्वीकार्य नहीं है। कौन सा मत भाई? विदेशियों की संतान वाला। अब देखो, उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच क्या है भाई, मतभेद है, ठीक है। सभी विद्वानों के बीच में क्या है, मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकारते हैं। यानी हमने सबसे पहले पढ़ा था कौन सा, GH ओझा और CV वैद्य का, जिन्होंने वैदिक आर्यों की संतानें हैं बताया था। और यही बात है कि जो है ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों की वंशज स्वीकारते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यानी वैदिक जो आर्य थे वो बाहर से आए थे, तो उस समय क्या है, उनमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। ये भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। यानी ये लोग कहते हैं कि जो है सभी जो स्टेटमेंट है वो मिले जुले रूप से सत्य है। यानी इन्होंने ये भी कहा था कि जो संतानें हैं वो वैदिक आर्यों की संतानें हैं, अधिकांश इतिहासकार मानते हैं। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो विदेशी जातियां भारत में आई थी वो यहीं बस गई, ठीक है, वापस कभी गई नहीं। भारतीय जो समाज संस्कृति सभ्यता है उसको उन्होंने अपना लिया, और जो हिंदू समाज है उसके रूप में अपने आप को उन्होंने पूर्ण रूप से वो समाहित कर लिया। इस कारण जो है वो भी इस दूसरा कथन है वो भी जो आंशिक रूप से सत्य हो गया। और फिर डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है
कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को है वो बनाए रखा। और यह स्टेटमेंट डॉक्टर कानूनगो का है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारे स्टेटमेंट लगभग एग्जामों के अंदर आ चुके हैं। डॉक्टर कानूनगो वाला है वो अभी बचा हुआ है, या फिर बहुत ही कम है वो आया हुआ है। तो ये जो आने की जो है संभावना रहती है, ये स्टेटमेंट आकर के कहेंगे कि जो है वो किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है, तो डॉक्टर कानूनगो ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजपूत, राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, यानी राजपूतों की उत्पत्ति हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो बचा है वो बचा है राजपूत जो जितने भी वंश है उनके बारे में कुछ सामान्य बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ जो महत्वपूर्ण राजवंश है उनके जो कुछ महत्वपूर्ण राजपूत शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे, उनकी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। और पहले सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुहिल वंश से। और गुहिल वंश इस वंश के जो जितने भी प्रतापी जो शासक हुए थे सबको हम पढ़ेंगे। गुहिल, सिसोदिया, फिर जो जोधपुर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, फिर जयपुर, जो जितने भी राजा हैं राजपूत राजा हुए हैं राजस्थान में, यानी यहाँ से जो इतिहास शुरू हो रहा है हमारा, यहाँ से कौन सा इतिहास शुरू हो रहा है राजस्थान का, ये मध्यकालीन इतिहास है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, यानी अब हमारे जो राजवंश है, अब हमारे जो राजवंश है वो शुरू होने वाले हैं। प्राचीन जो है अभी तक हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, धन्यवाद।